आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमआर, जब एमसीक्यूज पूछते हैं ना एमडी वगैरह में, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मत लिखाना, वो रेशो है, और इन्फेंटाइल मॉर्टेलिटी रेट है, दोनों में अंतर है ना, पूछते हैं ये। क्लियर है? चलो, अब बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमें पढ़ना थी, आगे बढ़िए। और बच्चों के इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट करना है। वैसे ये आता नहीं है, बट जस्ट एज अब चूंकि मैंने एमडी किया है पीडिया में, तो थोड़ा बहुत मैं एक दो टॉपिक ऐसा है जो एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वैसे ये नहीं आता। सो बिहेवियर प्रॉब्लम में आपको मैंने उस दिन बताया था एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिट, है ना, हाइपर एक्टिविटी, ये जो डिसऑर्डर है, इसमें एक तो जैसे आप लोगों को है ना, क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, अरे यार अटेंशन ही नहीं है ना। कुछ बच्चे होते हैं उनको बोलो कुछ, क्यों बेटा ये क्या कर रहा तूने, ये पढ़ाई वढ़ाई लिख, तो वो सुनते ही नहीं है। बोले यार ये हमारा गोलू सुनता ही नहीं है, अटेंशन डेफिसिट, है ना, उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। इन हाइपर एक्टिविटी, कोई एक चीज करने बैठेगा तो दे 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 वही कर रहा है सुबह से रात तक, ये बीमारी। ऑटिज्म, आप एक मूवी देखना, बर्फी करके है, उसमें प्रियंका चोपड़ा ने किरदार निभाया ऑटिज्म बच्चे का, है ना, गुमसुम से रहता है, अपने आप में रहना, खुद अपने आप में ही बातें करना, दैट इज, और प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप नहीं होती उसकी, ऑटिज्म। और भी ढेर सारी प्रॉब्लम है, जैसे एक होता है फेलियर टू थ्राइव। सबसे ज्यादा पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस में बच्चे यही, मतलब पेशेंट यही आते हैं, एफटीटी, फेलियर टू थ्राइव। उसमें क्या होता है कि अरे हमारा गोलू खा रहा है लेकिन उसको शरीर नहीं लगता, या फूड फजीनेस, मतलब कि अरे हमारा गोलू सिर्फ कुरकुरे खाता है, हमारा गोलू सिर्फ मैगी मांगता है, हमारा गोलू सिर्फ चिप्स मांगता है, हमारा गोलू सिर्फ ये मांगता है। ठीक है भैया, मैंने कितनी बार बोला मुझसे पहले ज्वाइन हो जाया करो, है ना, आप ज्वाइन होते हो मेरा वीडियो उड़ जाता है। ठीक है, चलो, तो बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक, द बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन में बी क्लासिफाइड एज, क्या क्या होते हैं। पहला, प्रॉब्लम्स एंटी सोशल इन नेचर, बच्चे क्या होने लग जाते हैं, एंटी सोशल, चीजें चुराना, इसको कौन सा मेनिया बोलते हैं, क्रिप्टोमेनिया। किसने बोला? आकांक्षा सर। अच्छा, गुजराती कॉलेज, ओके। क्लिप्टोमेनिया बोलते भैया इस पे ना, ये रिपर्टरी में भी है। तो चीजें चुराना, एक्चुअली में वो उस चीजों की उसको जरूरत नहीं होती है, बट शौक है, शौक बड़ी चीज है। तो क्लिप्टोमेनिया एक समस्या है जिसमें चीजें चुराता है व्यक्ति, और बस या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर संभाल संभाल के रखता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको पेन चुराने का बहुत शौक था, जिसकी देखो उसकी पेन पेन पेन। फिर जब वो यहाँ से जा रहा था वापस गुजरात, तो जब उसने रूम शिफ्ट कर रहा था, तो उसके सूटकेस आते ना वीआईपी की, ऐसी प्लास्टिक वाली पहले सूटकेस चलती थी, वो निकाली तो देखा तो उसमें करीबन 1500 2000 पेन थी, चल रनिंग पेन्स, है ना, उसमें से 5 7 मेरी भी थी। तो पॉइंट इज दैट कि वो उसको है ना, लाइंग, झूठ बोलने की, बोले अरे हमारा गोलू आजकल झूठ बहुत बोलने लग गया, गैम्बलिंग, है ना, सट्टा जुआ, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, डिस्ट्रक्टिवनेस, कुछ बच्चे नहीं होते उनको कुछ भी हाथ में दो तो सट्टा, 2000 का नोट दो फाड़ देंगे, बुक दो फाड़ देंगे, जो दो फाड़ देंगे। फिर एक हैबिट डिसऑर्डर होता है, भैया टाइम पे आया करो और माइक ऑफ करो। हाँ, तो उनको कैसे दे सकते हैं? प्रियंका गौतम माइक ऑफ करो, टाइम पे आया करो। दूसरा है हैबिट डिसऑर्डर, मैं बिहेवियर डिसऑर्डर पढ़ रहा हूँ। तो बिहेवियर में प्रॉब्लम एंटी सोशल में चीजें चुराना, झूठ बोलना, ये था। दूसरा हैबिट डिसऑर्डर में थंब सकिंग, हमारा गोलू दिन भर अंगूठा चूसता रहता है। नेल बाइटिंग, ये होता रहता है ना। बेड वेटिंग, ये बहुत बड़ी समस्या है, आपके पास अधिकतर मरीज इसके आएंगे। यदि आप जो नया जुड़ा है वो अपना माइक ऑफ करो, की क्या बात हुई हल्दी वाले से? माइक ऑफ करो। मास्टरबेशन, है ना, बिस्तर गीला करना, सुसु कर देना, ये भी छोटे बच्चे मास्टरबेशन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ी समस्या है।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जेलसी लेकेसिस के पेशेंट को खूब भरी पड़ी है। टेम्पर टेंट्रम, किसी एक चीज पे अड़ जाना, गुस्सा करना, मूड ऑफ कर लेना, रोते रहना, मम्मी पापा से बात नहीं करना, दोस्तों से बात नहीं करना, ठीक है। हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन भी आते हैं। साइकोसोमेटिक में ट्रेमर्स, इतना ज्यादा हिस्टेरिकल अटैक आने लग जाते हैं कि झटके आते हैं। सर दर्द, अस्थमा, डिप्रेशन, ये फंक्शनल अस्थमा भी होता है, ध्यान रखना। डिप्रेशन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, देखो मेरे को वो दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है ना, आवाजें आ रही है। एंड जो हम सबके साथ में था, इस एजुकेशनल डिफिकल्टी, है ना, बैकवर्डनेस इन स्टडीज, बेचारा मास्टर कितना भी अच्छा पढ़ा है, अपन साला 50 से ज्यादा नंबर ही नहीं आ रहे हैं। स्कूल फोबिया, बोले कहीं भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊं, मार कूट के भेजना पड़ता था। एंड स्कूल फेलियर्स, स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं, स्कूल का जो तरीका होता है, उसमें हम फिट नहीं बैठते। तो दे आर द बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। ये 5 नंबर में कभी पूछ ले एमपीएमएससी वालों को तो ठीक, डीएवी में कभी नहीं आया, बट आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते। चाइल्ड एब्यूज, आप जानते हो, छोटे बच्चों को एब्यूज करते हैं, न्यूट्रिशनली डिप्राइव करके, उनको जो रिक्वायर्ड अफेक्शन चाहिए वो नहीं मिलता, है ना, उनकी जो केयर होना चाहिए वो नहीं होती, ठीक है। तो ये आपको पता होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वेफिकिंग हमें नहीं पढ़ना है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, एक क्वेश्चन अलग से 5 नंबर में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। आईसीडीएस निकालिए, सभी 1-2 पेज आगे है, जहां हम थे उससे थोड़ा आगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बच्चों के, है ना, पूर्ण विकास के लिए हम क्या तरीके अपनाएं, क्या हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, उसको हम लोग आईसीडीएस बोलते हैं। और ये बहुत अच्छी स्कीम है ना, और मुझे लगता है इससे बहुत सारे बच्चों का भला हुआ है। बट बात फिर वही आ जाती है, स्कीम तो अच्छी होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी है वो फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। आंगनवाड़ी में कोई न्यूट्रिशन आता है, प्रोटीन एक्स का डब्बा, वो भाई जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो खुद उसके बच्चों को निपटा देती है, बेच देती है, बाकी जो नीडी है उसको नहीं देती। पता होगा आपको ये बात। और भी ढेर सारी चीजें आती है, अनाज आता है, सैनिटरी नैपकिन आते हैं, ढेर सारे किट्स आते हैं, मेडिसिन आती है, बट बच्चों को जो एक्चुअल नीडी है उनको नहीं मिलता। लेकिन प्रोग्राम तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस के नाम से शॉर्ट फॉर्म में आता है ये। इट इज ए इम्पोर्टेंट स्कीम इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस वेलफेयर। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है आईसीडीएस जैसी स्कीम, ठीक है। ये 1975 में इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और फिर इसके ऊपर ढेर सारे प्रोजेक्ट चले, और रूरल, अर्बन, ट्राइबल, ढेर सारे प्रोजेक्ट चलते 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 1982 में इसके अच्छे रिजल्ट आने लग गए। 5-6 साल लगे, ठीक है। बट क्या होता है इसके अंदर, है ना, तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपॉइंट किया गया इसी स्कीम के तहत, है ना। एक आंगनवाड़ी वर्कर 400 से 800 पॉपुलेशन पे होगा, 2 आंगनवाड़ी वर्कर 800 से 1600 पॉपुलेशन में होंगे, और 1600 से 2400 पॉपुलेशन है तो 3 आंगनवाड़ी वर्कर रहे। क्लियर है। इसके अलावा और ढेर सारी चीजें, इनका काम क्या है आंगनवाड़ी वर्कर का, ठीक है। तो पहला सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, दूसरा इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगाना और लगवाना, हेल्थ चेकअप, बच्चे का फिजिकल मेंटल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो चेक करना, मेडिकल रेफरल सर्विसेज, यदि कोई बच्चे को इस तरह की समस्या है जिसका इलाज बड़े शहरों में हो रहा है या कोई पर्टिकुलर डॉक्टर कर रहा है तो उसको बस रिफर करना, क्योंकि गांव वालों को इतना आइडिया नहीं होता। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर वुमन ऑल्सो, माओ को सिखाया जाए कि भैया देखो आपको बच्चों को ये खिलाना है, आपको ये खाना है, ऐसा करना है, वो करना है, ठीक है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी होता है 6 साल तक, नर्सरी में जो नहीं, बच्चे खेलना कूदना सीखना, थोड़ी बहुत चीजें सिखाना, कलर ये होते हैं, गिनती ऐसी ने, एबीसीडी ये ने, जो फॉर्मल के अलावा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूल के अलावा, स्पोर्ट्स, ये सब भी इनके अंदर आते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस आईसीडीएस के? पहला, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, तो 6 साल से छोटे बच्चों की हेल्थ को अप टू द मार्क करना, ये इसका उद्देश्य था। टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि बोलते हैं छोटे बच्चे
गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जिस तरह मोल्ड कर दोगे उस तरह मोल्ड हो जाएंगे। तो शुरुआती 6-7 साल बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी, साला समाज सब बकवास है, सब लोग बकवास है, ये वो है, कोई मेरा नहीं है, ऐसा वैसा। तो बड़ा होके चोर क्रिमिनल बनेगा ही, है ना। तो उसकी साइकोलॉजी अपने को शुरुआत से ही अच्छी करना पड़ेगा। उसकी हेल्थ भी शुरुआती 6-7 साल में गड़बड़ है तो फिर बाद में तकलीफ होगी, ठीक है। टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है। हम चाहते हैं कि बच्चों की मृत्यु दर कम हो, हम चाहते हैं बच्चे बीमार न पड़े, हम चाहते हैं बच्चे कुपोषित न हो। और भैया टाइम पे आया करो। मैं आईसीडीएस बता रहा हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। तो मैं बता रहा था कि एक तो बच्चों के न्यूट्रिशनल स्ट्रेस को मेंटेन करना, साइकोलॉजिकल, सोशल। माइक ऑफ करो नैना। और मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और माल न्यूट्रिशन को भी कम करना, बच्चों की मृत्यु दर कम करना है, बच्चों की बीमारी की दर कम करना है, ठीक है। बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट्स कम करना है। तो आईसीडीएस के बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल ड्रॉप आउट तो जानते हो ना सब लोग, बच्चा बीमार है स्कूल नहीं जा रहा, है ना, बच्चे का मन नहीं लगता, बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जा रहा। तो ये स्कूल ड्रॉप आउट से ये भी हम कम करना चाहते हैं। बच्चों में कुपोषण कम करना चाहते हैं, बच्चों में मृत्यु दर कम करना चाहते हैं, बच्चों की बीमार होने की दर कम करना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया था 1975 से, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। टू अचीव एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग द डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, यूनिसेफ वगैरह के, यूनेस्को के, और भी इधर उधर सीडा वीडा है, रेड क्रॉस है, एनआरएचएम है, एनएचएम है ना, स्वास्थ्य विभाग है, उन सबको कोऑर्डिनेट भी करने का काम आईसीडीएस का। एंड टू enhance the capability of mother and nutritional need of the children through proper nutrition and health education। और लोगों को शिक्षित भी करना है, माँ को शिक्षित करना है कि माँ को। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ है ना? यस सर। यस सर, आ रही है। आ रही है? यस सर। ओके, चलिए। ये बार बार जो नए जुड़ते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है। तो मैंने आईसीडीएस बताया, ठीक है। क्या क्या करता है ये? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है, जो भी आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो बच्चे को शुरुआत में लगते हैं, मल्टीविटामिन, वो प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन, बच्चों को शिक्षित करना रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, माँ को जनरली। इम्यूनाइज करना, हेल्थ चेकअप करना, वजन रिकॉर्ड करो, हाइट रिकॉर्ड करो। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। मत छेड़छाड़ करो यार भैया, यार चलने दो क्लास। अब आ रही है? यस सर। अब आ रही है, ओके। चलिए, इसलिए कहा बार बार लेट ज्वाइन होते रहते हैं लोग, समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो इम्यूनाइज करना, हेल्थ चेकअप्स करना। हेल्थ चेकअप में क्या आता है ना, माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे कि नहीं बच्चे के। बच्चे 6 महीने में बोलने लगा कि नहीं, मम्मी मम्मी ये वो। 8 महीने में वो घुटने घुटने चलने लगा कि नहीं। 10 महीने में वो
थोड़ा थोड़ा सहारा लेके चल रहा है कि नहीं, तो उसके जो भी साइकोलॉजिकल बिहेवियर और जो फिजिकल माइलस्टोन्स होते हैं वो प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इम्यूनेशन आप उसका चार्ट चेक करिए, हाइट वेट चेक करिए, आर्म सरकमफ्रेंस हेड सरकमफ्रेंस चेक करिए, ठीक है। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। और डीवॉर्मिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के कीड़े जो होते हैं ना, नो सर, नहीं आ रही। चलो मैं ब्लूटूथ ऑफ करके इससे माइक साउंड करता हूँ। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर, अब आ रही है। सर अब आ रही है। अब आ रही है? जी सर। चलो ओके। तो ये आईसीडीएस प्रोग्राम है, 5 नंबर में ही आता है ना। माइक ऑफ कर लो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ प्रॉब्लम है, एजेड्स नहीं पढ़ना, ठीक। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। दैट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑप्स पीडी एंड जीनेटिक्स। बुड्ढो उड्डो का अपने कुछ नहीं आता है, इसलिए छोड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। पिछले में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, फर्टिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट इज एमएमआर, व्हाट इज आईएमआर, है ना, व्हाट आर द एमसीएच प्रॉब्लम्स, है ना, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, आईसीडीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीएम में भी है कुछ कुछ इसका हिस्सा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, घूम फिर के हम वही आ जाते कि यार जैसा खाएंगे अन्न, है ना, हमारा तन मन सब वैसा ही रहेगा। और हमारा खाना वाकई में हम बहुत उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो हमारा फ्यूल है ना। बहुत सारी बीमारियां अभी 95% बीमारियां रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ही होती है। कहीं विटामिन ए कम होता है, कहीं विटामिन बी कम होता है, तो डी कम हो जाता है, तो ये होता है, तो वो होता है। तो व्हाट पीपल ईट इज नॉट कैलोरी बट फूड, and consideration of fats, flavor, and variation of appetite can make nonsense of dietitian theory, है ना। मुझे खाने में ये नमकीन पसंद ज्यादा है, मुझे खट्टा पसंद है, नहीं ये है ना वो है। हमें बैलेंस डाइट पर फोकस करना है। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो मिले। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने होना चाहिए उतने हो, है ना। फैट उतना ही हो जितना जरूरत हो। ज्यादा फैट खाओगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, ढेर सारी चीजें है ना। अति सर्वत्र वर्जते, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट का इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम बात करेंगे। तो गुड न्यूट्रिशन मींस मेंटेनिंग अ न्यूट्रिशनल स्टेटस दैट इनेबल अस ग्रो वेल एंड एंजॉय गुड हेल्थ। हमारा पोषण जो है वो हम चाहते हैं कि वो हमको अच्छा विकसित करे, और साथ साथ में हम अच्छे विकसित होके यदि हमारे में सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेवल पर है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी गुड हेल्थ हो, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ जितने लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खाते पीते घर के, व्यवस्थित न्यूट्रिशन लेवल है, उन लोग कोरोना भी कम हो रहा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फूड हम खाते हैं, अगले ही पेज पे है। तो क्लासिफिकेशन बाय द ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर दो ही होता है, वेज और नॉन वेज। केमिकल के आधार पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स, है ना। फंक्शन के आधार पर बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें क्या आता है, प्रोटीन, मिल्क, मीट, है ना, चिकन, फिश, अंडे, दाल, फलियां, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट आएगा, अनाज, शुगर, है ना, चुकंदर वुकंदर, ऑयल। प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल्स आएगी, क्यों, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फ्रूट आएगा, मिल्क आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी रक्षा क्यों करते हैं, इनके पास विटामिन होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पर अनाज अलग होते हैं, दालें अलग होती है, सब्जियां अलग है, नट्स यानी कि फलियां अलग है, फ्रूट्स अलग है, एनिमल फूड, फैटी फूड, शुगर, ये सब। तो ये टाइप्स ऑफ फूड है। थोड़ा आगे बढ़ो।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पढ़ाना है वो है विटामिन ए, फटाफट निकालो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी है, और मुझे लगता है ये हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़े थे, छठी 7वीं में विटामिन ए, फिर हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे फिजियोलॉजी में, जब अपन ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था फिजियो में, और ये फिर है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। विटामिन ए, इसका एक और नाम है रेटिनॉल, इसी का एक और नाम है एंटी जीरोप्थेल्मिक फैक्टर। आपकी बुक में लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लेना, ये जीरोप्थेल्मिया को रोकने वाला फैक्टर है। जीरोप्थेल्मिया मतलब ड्राई आई। तो विटामिन ए, रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर नूप ने इसकी खोज की थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काम क्या करता है विटामिन ए के? बहुत सारे काम है जो हमको पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि रॉड्स जो होता है लाइट, तो ये हमारी हमको उजाला प्रोवाइड करता है, हमें देखने में उजाला जो महसूस होता है वो ये करवाता है रोडोप्सिन के थ्रू। ये बिल्कुल सही है, बट ये हमारी एपिथेलियम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, हमारा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का एपिथेलियम, ये सब कौन मेंटेन करता है? विटामिन ए। यानी विटामिन ए कम हो जाएगा तो जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होंगे, यदि विटामिन ए कम हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बार बार होंगे। क्लियर है? और कोरोना में भी यदि आप चाहते हैं कि कोरोना ना हो तो विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर होना चाहिए आपके शरीर में। इसके अलावा ये ग्लैंडुलर एक्टिविटीज को भी मेंटेन करते हैं, जितनी भी ग्लैंड है उनकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है विटामिन ए। इसके अलावा ये हीलिंग फास्ट कराता है। अभी मैं 3rd ईयर में हीलिंग पढ़ा रहा था 2-3 दिन पहले, तो बताया था विटामिन ए बहुत जरूरी। तो बढ़ते हैं फंक्शंस। विटामिन ए पार्टिसिपेट इन द मेनी बॉडीली फंक्शन लाइक, क्या क्या है? पहला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन, क्योंकि रॉड्स का रोडोप्सिन का प्रीकर्सर है ये, तो उजाला महसूस कराता है। यदि विटामिन ए कम हो जाएगा तो रतौंधी रोग हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोल्पिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड्स एंड एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, फंक्शन मेंटेन करता है, एपिथेलियम जितना भी है हमारा सबको मेंटेन करता है ना। इट सपोर्ट ग्रोथ, ये ग्रोथ करवाता है। ये एंटी इन्फेक्टिव है, इसलिए मैंने बोला कोरोना में विटामिन ए ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, और ये बहुत सारे कैंसर वगैरह से बचाता है और हीलिंग फास्ट कराता है। तो विटामिन ए बहुत जरूरी। सोर्स, एनिमल सोर्स में लीवर है, अंडा है, बटर, चीज, दूध, फिश, मीट। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आप सब जानते हो, एनिमल के अंदर, फिशेस में, है ना। हमको बचपन में याद है, हम जब बहुत छोटे 6-7 साल के थे तो नगर पालिका वाले लाल लाल गोलियां बांटने आते थे, हरी हरी साड़ी में नर्स आती थी, है ना, और वो लाल लाल गोलियां दी जाती, 100-200, बोले कि बच्चों को सुबह शाम खिलाने। वो लाल लाल गोलियां वो मछली का तेल होता था, मछली का तेल मतलब कि विटामिन ए, है ना। ठीक, प्लांट में स्पाइनेज, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पालक, बड़ी बड़ी जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनमें ज्यादा पाई जाती है, तुरई है, गिलकी है। इसके अलावा पपाया, मैंगो, पंपकिन में भी पाई जाती है, ठीक है। बस इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड में पढ़ाऊंगा, भी पीछे आएगा। ऐसी मिलावट फूड में जो अच्छी हो तो उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, और ऐसी मिलावट जो जो बोलना चाहिए कि नुकसान करे उसे एडल्ट्रेशन बोलते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। तो फोर्टिफाइड फूड में ये दूध में प्रोटीन एक्स बोर्नविटा जो पीते हैं वो विटामिन ए से युक्त होता है, या जो डालडा घी होता है उसमें भी फोर्टिफिकेशन किया जाता है, गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर रखा है। तो विटामिन ए विटामिन डी युक्त होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। यदि कमी हो जाएगी विटामिन ए की तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आई, जीरोसिस, कॉर्निया सूख जाएगा, केरेटोमलेशिया, ये क्वेश्चन खूब आता है एमडी में भी। केरेटोमलेशिया, पूरा कॉर्निया गल गल के सफेद सफेद चौकी धब्बा पड़ जाएगा, तो ये भी मिलता है आपको विटामिन ए कमी से। इसके अलावा क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी, हीलिंग बहुत स्लो होगी, बार बार इन्फेक्शन होंगे रेस्पिरेटरी और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के, ग्लैंड्स प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, लैक्टेशन वगैरह फेल हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? खिलाओ पिलाओ विटामिन ए, और क्या, मछली का तेल खिलाओ, दूध पिलाओ,
पालक खिलाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी। विटामिन डी, इसका एक और नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, विटामिन D3। और इसी का एक और नाम है एंटी रिकेट्शियल फैक्टर। तो बता दूं, यदि छोटा बच्चा होगा तो विटामिन डी की कमी से उसको रिकेट्स होगा, हड्डियां घूम जाएगी, हड्डियां बहुत कमजोर रहेगी, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा, जेनु वेलगम जेनु वेरम ऐसे करके 2 घुटने हो जाएंगे। और यदि वो एडल्ट में होगा, जो हम सब एडल्ट को आजकल ये होता है, इसे हम ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। ऑस्टोमलेशिया में हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां दर्द करती है, और जरा सा कुछ किसी ने घुमा दिया हाथ वाथ तो हड्डी टूट जाएगी, जरा सा उठने से नीचे गिरे, बाइक से नीचे गिरे, हड्डी टूट जाएगी, एयरलाइन फ्रैक्चर हो जाएगा। सो दिस इज ऑस्टोमलेशिया एडल्ट में। अब एडल्ट की हड्डियां घूमेगी नहीं है ना, क्योंकि वो बन चुकी है, तो वो टूट सकती है ना। ठीक, चलो। तो विटामिन डी का जो सोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट है कॉड लिवर ऑयल, है ना, आप सब जानते हो, कॉड लिवर ऑयल सी फूड है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि विटामिन डी सन से मिलता है और एनिमल सोर्स है, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। तो समझाने वाली बात ये है कि जो विटामिन डी जो है, वो जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं ना, उसके अंदर ऑब्लिगेटरी मतलब बिल्कुल कंपलसरी कम होता है आजकल। क्योंकि पहले के लोग तो भले शुद्ध ब्राह्मण थे, वो नॉनवेज नहीं खा रहे थे, लेकिन वो धूप जरूर ले रहे थे। बट भैया माइक ऑफ करो। लेकिन अब जो एडल्ट हैं वो उनमें ना धूप ले रहे हैं वो लोग, ना कॉड लिवर ऑयल खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, तो उन लोगों को कोई दूध भी नहीं पी रहा है, तो उनको तो ये समस्या ज्यादा है। विटामिन डी, किसी का माइक ऑफ है, ऑन है भैया ऑफ कर लो। तो विटामिन डी, न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द विटामिन डी इज विटामिन D3, है ना। हमारे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है विटामिन B1 D1 D2 D3 में विटामिन D3 सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे शरीर में यही यूजफुल है। क्लियर है? चलो, आप लोग बार बार जुड़ते हो, मेरा वीडियो ऑफ हो जाता है। ठीक है, नाउ कोलिकैल्सिफेरॉल या एंटी रिकेट्शियल फैक्टर इसको बोलते हैं। ये लिखा है, इट आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू यूवी रेज of the sunlight which convert the cholesterol into the skin. हेलो, ठीक है। तो जो धूप की किरणें होती है हमारी त्वचा पे गिरती है, उसमें जो यूवी रेडिएशंस होती है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो हमारी स्किन में पाया जाता है उसको कन्वर्ट कर देता है कोलिकैल्सिफेरॉल में, विटामिन D3। ठीक है, तो रोज सुबह शाम धूप लेना चाहिए जो शुद्ध शाकाहारी है। बाकी जो मटन चिकन अंडे निपटा रहा है उसको इतने फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब विटामिन डी का बेसिक काम क्या है, मैं आपको बहुत, है ना, इंग्लिश को छोड़ के बताता हूँ। जीआईटी से, किडनी से, स्किन से, सबसे ये कैल्शियम निकालता है और डालता है ब्लड में। ब्लड में क्यों डाला? क्योंकि ब्लड से फिर वो कैल्शियम कहाँ पहुंच जाए, बोन्स में, और इस तरह से ये बोन में कैल्सिफिकेशन करवा रहा है। और आप जानते हो कैल्सिफिकेशन होगा तो हड्डियां मजबूत होगी, तो ये हड्डी मजबूत कराने का काम। सोर्स सनलाइट है, फूड लीवर, ये एक अंडा, बटर, चीज, है ना, फिश, इनमें मिलता है। तो कुल मिला के आप एनिमल ओरिजिन में ही इसको पाओगे। कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है, फल सब्जियां नहीं है, अनाज नहीं है, फलियां नहीं है जिसमें विटामिन डी मिलता हो। कोई एक आधा हो जिसमें बहुत कम क्वांटिटी हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अदरवाइज आपको एनिमल ओरिजिन ही खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। डेफिशिएंसी में रिकेट्स होता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हड्डियां घूम जाती है ना, माथा बड़ा हो जाता है, चेस्ट पिजन शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और बच्चे की ग्रोथ, माइल्ड स्टोन्स कम हो जाते हैं। किलके रकाब पढ़ी ना आपने, किलके रकाब, डिलेड माइल्ड स्टोन, गर्दन इतनी इनेबल होती है, कमजोर होती है, किसी झुकी रहती है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियां दर्द होगी बहुत ज्यादा, आपके पास में खूब मरी जाएंगे, अरे डॉक्टर साहब ये दुखता है वो दुखना। विटामिन B12 और विटामिन D3 कराना दोनों कम मिलेंगे, है।
तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल्स आते हैं, हफ्ते में एक देना है, 3 महीने तक दो उसको लगभग 12 कैप्सूल, फिर 2 महीने बाद में फिर 4 हफ्ते दो, फिर 2 महीने बाद फिर 4 हफ्ते दो, 1-2 साल के बाद बंद कर दो, और उसको बोलो इस बीच वो ये डाइट यूज कर सकता है तो ठीक, नहीं तो धूप में सुबह शाम बैठे। ठीक है, चलो। विटामिन ई एस सच नहीं पढ़ाना है, टोकोफेरॉल है, ये एंटी स्टरलिटी फैक्टर है, मतलब जिसके पास विटामिन ई भरपूर है उसकी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, वो स्टेराइल नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए मेंटेन रखता है, ये व्यक्ति को पोटेंट बनाए रखता है ना, और ये भी फेट सोल्यूबल विटामिन है, और ये येलो फ्रूट्स में मिलता है खूब, तो खूब सारे येलो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अंडा, इनके अंदर विटामिन ई बहुत पाया जाता है। ये विटामिन ई तो जानते हो स्किन में भी ग्लो लाता है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ फेयर एंड लवली होते हैं उसमें लिखा रहता है विटामिन ई युक्त, कुछ फेशियल कराते हैं लोग ब्यूटी पार्लर वाले, विटामिन ई के पैक लगाते हैं ना क्या लगाते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो पढ़ाना चाहिए। विटामिन के ये भी नहीं पढ़ाना, ये भी फेट सॉल्युबल विटामिन ही है, और विटामिन ए का एक और नाम है, इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर बोलते हैं विटामिन के को, क्योंकि विटामिन के जो है ये इससे 6 फैक्टर होते हैं, 1 2 5 4 वगैरह क्लॉटिंग फैक्टर जो इस पे डिपेंडेंट होते हैं, यदि ये नहीं होगा विटामिन के तो 6 क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो नहीं बनेंगे, और उस वजह से फिर क्लॉटिंग नहीं होगी। इसलिए छोटे बच्चों में जनरली जब वो प्रीमेच्योरली पैदा वगैरह होते हैं, जनरली छोटे बच्चे बिल्कुल नवजात शिशु, तो उनको विटामिन के का इंजेक्शन जरूर लगता है कि उनसे हेमरेज ना हो, है ना। विटामिन के ठीक ये हमारे इंटेस्टाइन के जो ई कोलाई है वो बनाते हैं, ठीक, और डाइट में ये सारी पत्तेदार सब्जियों वगैरह में, गाय के दूध वगैरह में मिलती है। विटामिन के सबसे रिचेस्ट सोर्स है इसका देखा जाए तो गाय का दूध। ठीक है, चलो, तो इट इज ऑल ए डी ई के। ठीक है, तो पीएसएम में आज इतना ही है ना। गुजराती कॉलेज वाले चाहो तो एग्जिट हो सकते हो, मैं रिपर्टरी स्टार्ट कर रहा हूँ, कैन की रिपर्टरी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में थेरापेटिक पॉकेट बुक पढ़ी थी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैन रिपर्टरी। गुजराती वाले एग्जिट हो सकते हैं, है ना, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार, और जिसको पढ़ना है वो पढ़े हैं, कोई मना नहीं है। चलो पढ़ सकते हो भैया, है ना, सुनने में कोई तकलीफ नहीं है। तो कैंट रिपर्टरी मेरी बुक में 259 नंबर पे है ये, है ना। लगभग हम 50% कोर्स रिपर्टरी खत्म कर चुके हैं ना, आने वाले 8-10 दिनों में 8-10 लेक्चर में रिपर्टरी खत्म हो जाएगी। बट हम सीएम रिपर्टरी फिर जिस दिन रिपर्टरी खत्म होगी उस दिन सीएम पीएम करेंगे, और सारा पढ़ाऊंगा, है ना। सीएम में जो मैं चैप्टर अभी बीच में 3 छोड़ा हूं, जो स्नेहा मैम ले रही वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, तो कैंट रिपर्टरी करें स्टार्ट। देखो मैंने आपको रिपर्टरी का फॉर्मेट बताया था, जो लोग बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं रिपर्टरी वो गौर फरमाए। या माइक ऑफ करो सब अपना अपना। ओके, रिपर्टरी एक इंडेक्स है, मैंने बताया भी था आपको, है ना। सबसे पहली वॉन बोनिंगसन साहब ने दी थी 1846 में, थेरापेटिक पॉकेट बुक। पर सबसे पहली बुक जो ये तो ऑफिशियल बुक थी छपी हुई, सबसे पहली रिपर्टरी हम रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज को मानते हैं, जो 1832 में वॉन बोनिंगसन साहब ने दी थी, है ना, जिसका प्रीफेस वगैरह तक हेनीमैन ने लिखा था, तो बड़ी बात है, फादर ऑफ होम्योपैथी ने प्रीफेस लिखा किसी बुक का। नाउ कैंट रिपर्टरी देखो 1846 में और उसके पहले 1832 में, यानी 1832 से बोनिंगसन साहब का एरा चल रहा था। और बोनिंगसन साहब के एरा में क्या चल रहा था कि होम्योपैथी के उलट उनका कॉन्सेप्ट था कि जनरल वनरल इंड्यूसलाइजेशन वगैरह सब भाड़ में जाए,
आपका माथा दुख रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके सर दर्द को मिलना चाहिए। आपका स्वभाव कैसा है ने, आपके विचार कैसे है ने, आपका ये वो सब बात की बात। तो कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये बात थी कि थेरापेटिक पॉकेट बुक और जो भी प्रीवियसली बोनिंग आपके रिपोर्टरीज आई थी वो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड थी, यानी पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। लेकिन जो केंट साहब थे उन्होंने बोला यार ये तो बहुत ही बड़ा ब्लेंडर है यार, और केंट साहब की रिपोर्टरी 1897 में ही थी, 1897 में। तो ये तो बहुत ही बड़ा, उन्होंने मतलब 50 साल 60 साल एक ऐसा एरा देखा, 70 साल 60 साल जिसमें ऐसी रिपोर्ट का गुणगान चल रहा था, लोग ऐसी रिपोर्ट यूज कर रहे जो बिल्कुल उलट है होम्योपैथी के सिद्धांतों से। होम्योपैथी तो यही बोलती है कि एज अ होल व्यक्ति को आप ठीक करो, व्यक्ति का विचार ये वो इन सबको मायने रखना है। मैं बात कर रहा हूँ केंट की रिपोर्टरी की, तो मैं बता रहा था कि केंट साहब की जो रिपोर्टरी है वो डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। भैया कौन नया जुड़ा है यार, वो अपना माइक ऑफ करो। और नई समस्या आ रही हो तो इसका वीडियो भी इस ग्रुप पे लॉन्च होगा, प्लीज एग्जिट हो जाओ। इसे चलाते नहीं आ रहा हो एग्जिट हो जाओ, है ना। ऐसा ग्रुप पे भी बस 10 मिनट के बाद में वीडियो देख लेना। कैंट की रिपोर्टरी, तो मैं बता रहा था कि डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित रिपोर्टरियों के फादर हैं। आप सबने रिपोर्टरी देखी है, पॉल सर ने आपसे मंगवाई भी थी। तो वो सबसे यूजफुल रिपोर्टरी, मेरे पास भी वही रिपोर्टरी है और आप सबके पास भी वही होना चाहिए। हालांकि रिपोर्टराइजेशन अपन कोई जो है वो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर भेजा था शायद, मैं जो सॉफ्टवेयर भेजता हूँ आप लोग वो देखते भी हो। अभी कल मैंने मेडेक्स का सॉफ्टवेयर भेजा था, यदि आप उसको देखोगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इतने शानदार हो जाएंगे आपके कि बाप। और